दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जमरे एजुकेशन पॉइंट में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ल्यूकेमिया। ओके, तो जैसे बेसिक इंफॉर्मेशन सभी को पता है कि ल्यूकेमिया क्या चीज़ है, तो हम आगे डिस्कस करते हैं ल्यूकेमिया के बारे में। ल्यूकेमिया, इसका बेसिक इंफॉर्मेशन तो सभी जानते हैं कि ल्यूकेमिया का मतलब होता है ब्लड कैंसर। जो खून में जो कैंसर हो जाता है उसी को ल्यूकेमिया कहते हैं। ओके, तो ल्यूकेमिया क्या है? ब्लड कैंसर। तो ऑलमोस्ट इसमें हम क्या नोटिस करते हैं, ल्यूकेमिया बोला गया तो ब्लड की कौन सी सेल्स मेन होती है इसमें? ल्यूकोसाइट मीन्स डब्ल्यूबीसी। जैसे हम जानते हैं कि डब्ल्यूबीसी का जो फंक्शन होता है वो हमारी बॉडी में एक प्रोटेक्शन का काम होता है। जैसे कि बॉर्डर पे सैनिक लगे रहते हैं हमारे देश की रक्षा करने के लिए, उसी प्रकार डब्ल्यूबीसी भी हमारी बॉडी में लगा है। ओके, ताकि वो बाहरी फॉरेन सब्सटेंस, जैसे बाहरी कोई आतंकवादी घुस आते देश में तो उनसे हमारे जो सैनिक फाइट करते हैं, उसी प्रकार जो डब्ल्यूबीसी भी है जो हमारे अंदर फॉरेन सब्सटेंस मतलब कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम लोग उसको फॉरेन सब्सटेंस बोलते हैं, या एंटीजन या पैथोजन जो भी बोलते हैं। ओके, तो वो बॉडी में एंटर होते हैं तो डिजीज कॉज करते हैं। ओके, तो उनके अगेंस्ट में हमारे बॉडी के अंदर डब्ल्यूबीसी घूमते रहता है। जैसे सभी सेल्स का अलग अलग हमने फंक्शन बताया था कि आरबीसी क्या करती है। आरबीसी तो अपना क्या एक पिता के रूप में न्यूट्रिशन प्रदान करना, पोषक तत्व प्रदान करना, हार्मोन्स वगैरह, ठीक है। उसी प्रकार डब्ल्यूबीसी का भी कुछ फंक्शन है। प्लेटलेट का भी फंक्शन होता है ब्लीडिंग को रोकने के लिए। अगर प्लेटलेट नहीं होगी तो ब्लीडिंग नहीं होगी, वैसे ब्लीडिंग स्टॉप ही नहीं होगी। ओके, तो डब्ल्यूबीसी का काम होता है हमारा प्रोटेक्शन करना, एक सोल्जर की तरह, हमारी बॉडी में सोल्जर की तरह काम करता है। ओके, तो जो ल्यूकेमिया होता है इसमें हमें तो कुछ थोड़ी बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन होगी कि जो हमारी डब्ल्यूबीसी सेल्स होगी, ओके, वो क्या हो जाएगी। अब ल्यूकेमिया होगा तो हम ये इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि जब इन्फेक्शन होता है या कोई इन्फ्लामेशन होता है हमारी बॉडी में, कुछ भी चेंजेस होता है तो हमारा डब्ल्यूबीसी ही बढ़ता है। बाकी आरबीसी यहाँ नॉर्मल रहेगा, प्लेटलेट नॉर्मल रहेगा, और इसके साथ साथ जो एएसआर होगा, एरिथ्रोसेडिमेंटेशन रेट, तो ये क्या होगा, ये आरबीसी और एएसआर इंक्रीज हो जाते हैं, तो हम आगे पढ़ने वाले हैं। ओके, तो इसका जो बेसिक ल्यूकेमिया किस में ज़्यादा देखने को मिलता है, ये होता है चाइल्ड में। ओके, चाइल्ड में भी जैसे हम नोटिस करते हैं कि ब्लड मेनिंजाइटिस या ब्रेन कैंसर, बोलते हैं ना ब्रेन के अंदर जो क्लोट जम जाते हैं तो वो क्या हो जाता है हमारा मेनिंजाइटिस के रूप में ब्रेन कैंसर हो जाता है। ब्लड में कहीं क्लोटिंग हो जाती है, ओके, तो कई थक्के बनने लग जाते हैं। या अब कैंसर की बात करें तो कैंसर का क्या मतलब होता है, बेवजह किसी सेल्स का ग्रोथ होना। ओके, उसमें ना कोई दर्द होता है, ना ही कोई ऐसी कुछ इन्फेक्शन टाइप का होता है। ओके, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती है, बट वो क्या होता है, एक सेल्स का आने एक बार उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, ठीक है, बेवजह किसी सेल्स का ग्रोथ होना, उसी को हम लोग कैंसर बोलते हैं। तो यहाँ पर भी क्या होता है हमारी बॉडी में, अभी मोस्टली ओके 80 मोस्टली चाइल्ड चाइल्ड एंड एडल्ट, इसमें क्या हो जाता है, अबनॉर्मल कंडीशन देखने को मिलती है। एबनॉर्मल कंडीशन एंड डिफेक्शन ऑफ प्लोरी पोटेंशियल, जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, प्लोरी पोटेंशियल सेल्स। ओके, जितने भी हमारे ब्लड जो सेल्स है, हमने जो रॉ मटेरियल के बारे में पढ़ा था, उसमें क्या हो जाएगा, उनका भी डिफेक्टेड हो जाएगा। तो इसको अगर वो उनका ही डिफेक्ट हो जाएगा तो जो बोन मेरो है हमारा, ठीक है, बोन मेरो में ही कुछ दिक्कतें आ गई है, उसको हम लोग बोलेंगे डिफेक्टिव प्लोरी पोटेंशियल सेल। ओके, एबनॉर्मल तो पूरी हो जाएगी जो हमारे डब्ल्यूबीसी एबनॉर्मल, लेकिन जो मोस्ट है, ओके,
जैसे हमने दो सीरीज पढ़ी थी, एक लिम्फोसाइट मोनोसाइट, तो ओबियसली ये जो होता है वो हमने दो सीरीज, एक माइलोइड सीरीज पढ़ी थी और ये लिम्फोइड सीरीज, तो ये दो ही चीज़ों को सबसे कॉमन चीज़ होता है। यहाँ पर दो चीज़ें नोटिस करने को मिली, दो ही चीज़ बढ़ेगी, ओके, और दो वो क्या हो जाएगा, माइलोइड एंड लिम्फोइड, ओके, माइलोइड एंड लिम्फोइड। अब ये क्रोनिक हो सकता है, एक्यूट हो सकता है, ये हम उसके टाइप्स में पढ़ते हैं, ओके। ओके, तो जैसे ये सबसे ज़्यादा जो कॉज करते हैं लिम्फोइटिक टिश्यू, ओके, जितने भी लिम्फोइटिक टिश्यू होते हैं इनको ये बहुत ज़्यादा मात्रा में डिफेक्ट करते हैं। जैसे हमने देखा हो कि लिम्फेटिक टिश्यू का काम क्या होता है, या लिम्फेटिक का काम क्या होता है, अपने अंदर जो लिम्फ नोड होता है उनका क्या काम होता है, ओके। तो जैसे हमारी बॉडी में जैसे कुछ भी नॉर्मल कंडीशन चलते रहती है, उसके अकॉर्डिंग भी कुछ एक्सेस बच जाता है। जैसे अगर देखो पानी पीते हैं, एक्सेस बच गया तो वो किडनी के थ्रू निकल जाता है। हम खाना खाते हैं, एक्सेस जो हो जाता है, एक्सेस मतलब समझ रहे हो, वेस्ट मटेरियल, ओके। तो क्या खून का, ब्लड का भी एक्सेस मटेरियल होता होगा, जो हमारी बॉडी में, जो लीवर में जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन जैसे सेपरेट होकर हमारी बॉडी में लग रहा है, ओके। तो क्या उनका भी एक्सेस निकलता है, तो बिल्कुल उनका भी एक्सेस निकलता है। जिससे कि अगर पेशाब का, हम यूरिन की बात करेंगे तो यूरिन का एक्सेस निकलता है, तो वो ट्यूबुलर्स में जो फिल्ट्रेशन होता है ना, उसमें हम रीऑब्जर्प्शन होता है, तो इन बाकी जो न्यूट्रिशन से उनका भी रीऑब्जर्प्शन होता है। तो वो कौन करता है, लिम्फेटिक टिश्यूज, जो लिम्फेटिक हमारा सिस्टम है उसका काम ही होता है, ओके। तो सबसे ज़्यादा ये अफेक्ट किसको करता है, और लिम्फ नोड हमारा एंटीबॉडी बनाने का भी काम करता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि उसमें एक टाइप से मैं देखा था, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, तो ये भी क्या है, हमारी एंटीबॉडी है, ओके। तो लिम्फो इसीलिए तो सबसे ज़्यादा ये, क्योंकि ये हमारा प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा अब सामना भी किसको करना पड़ेगा, लिम्फोसाइट को, और लिम्फोसाइट टिश्यू को। तो उसी कंडीशन में फिर उसी को ज़्यादा मात्रा में अफेक्ट होना पड़ता है। इसके साथ साथ में हम लोग उसके क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन में हमें पूरा क्लियर हो जाएगा, ओके, पूरा क्लियर हो जाएगा क्लासिफिकेशन में किस में क्या बढ़ेगा और किस में क्या कम होगा। क्लासिफिकेशन ऑफ ल्यूकेमिया, ओके, यहाँ पर हम लोग पूरा क्लियर करने वाले हैं। तो इसमें क्या होगा, एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया, ठीक है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग AML, ओके। दूसरा इसी को हम लोग ले लेंगे, ये एक्यूट हो गया। अब हो गया हमारा क्रोनिक, यहीं पर हम लोग समझ लेते, तो अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि दोनों चीज़ों को साथ साथ में लेते चलते। एक्यूट हो गया, क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया, जिसको हम लोग CML, ओके, AML CML। एंड थर्ड हो जाएगा हमारा एक्यूट, अब माइलोइड की जगह लिम्फोइड हो जाएगा। इस तरीके से समझना है तो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकेमिया। अब यहाँ क्या हो जाएगा, ALL, ALL। एंड फोर्थ हो जाएगा हमारा क्रोनिक लिम्फोइड ल्यूकेमिया। अब इसको क्या बोलेंगे हम, CLL, ओके। तो ये उसके टाइप्स आ जाएंगे हम। अब हम लोग इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं कि एक्यूट में क्या होता है, ओके। इसके नाम से ही पता, देखो यहाँ पर हमने बोला था लिम्फोइड, सॉरी माइलोइड और लिम्फोइड, तो दोनों का ही रोल है।
अब यहाँ पर क्या होगा, इसको इसके हम लोग क्या पढ़ना है, हमें कॉजेज पढ़ना है, ओके, साइड इफेक्ट पढ़ना है, साइड इफेक्ट में क्या चीज़ होती है और उसकी पैथोलॉजिकल कंडीशन, दो चीज़ें नोट करना होता है, और कौन से टेस्ट पॉजिटिव आएंगे कौन से टेस्ट नेगेटिव आएंगे, इसी से हमको सारा ल्यूकेमिया समझ में आ जाएगा। ओके, बस 2 या 3 बातें ध्यान रखनी है इसमें, 3 बातें, ओके, कि किस कंडीशन में ये बढ़ रहा है, उसकी इटियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल और ट्रीटमेंट, 3 चीज़ें पढ़ना होता है। ओके, तो नाम से ही पता चल रहा है कि एक्यूट मतलब, जैसे हमने पिछली क्लासेस में भी बता चुके हैं कि एक्यूट का मतलब क्या होता है, क्रोनिक का मीन्स क्या होता है, ऑलमोस्ट तो बच्चों कैंडिडेट स्टूडेंट्स को पता होगा, बट जो कुछ बच्चे होते हैं वो हमारे पिछली क्लासेस देख सकते हैं, उसमें हमने पूरा डिफाइन किया हुआ है। तो एक्यूट का मतलब होता है सडनली, ओके, इसमें क्या होगा माइलोइड ल्यूकेमिया, मतलब यहाँ पर किसके ऊपर अफेक्ट हो रहा है, माइलोइड, ओके, जैसे माइलोब्लास्ट से माइलोसाइट, माइलोसाइट में क्या क्या चीज़ें आएगी, ओके, हमने पढ़ा था कि माइलोसाइट में क्या चीज़ें आएगी, तो पढ़े थे ना हम लोग। तो माइलोसाइट हमने माइलोब्लास्ट पढ़ा, माइलोब्लास्ट में 3 चीज़ें पढ़ी थी हमने इजिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल, ओके, तो मतलब ये है तो ये डब्ल्यूबीसी ना, ओके, तो ये क्या हो जाएगा उस कंडीशन में, एक्यूट कंडीशन में ये हमारी चीज़ें बढ़ने लगेगी, इंक्रीज हो जाएगी, अगर ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो हम एक्यूट, वो किस कंडीशन में हो सकता है, एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया के कंडीशन में, यही सारी चीज़ें पूछेंगे। अब कौन सा टेस्ट पॉजिटिव आता है, ये सारी चीज़ें तो हमें पढ़ना होता है, ठीक है, तो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं, पहले हम उसका नॉर्मली समझ लेते हैं, फिर हम उसमें लिख लेंगे। क्रोनिक में क्या हो जाएगा, अब क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया, अब ये क्या हो रहा है लंबे समय से, ओके, ये एकदम से नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन लंबे समय से इनका जो डब्ल्यूबीसी वो इंक्रीज आ रहा है, ओके, तो इसलिए अगर किसी का डब्ल्यूबीसी बहुत ज़्यादा मात्रा में लंबे समय तक आ रहा है तो एक बार उसको, अगर ऐसे लग रहा है कि इसके सिम्टम्स है तो एक बार टेस्ट करवा कर जरूर देख लेना चाहिए, ओके। क्रोनिक लिम्फोइड ल्यूकेमिया, क्रोनिक लिम्फोइड मतलब लिम्फोसाइट, लिम्फोब्लास्ट हमने पढ़ा था, लिम्फोसाइट, अब लिम्फोसाइट में भी 2 चीज़ें आती है, सॉरी 3 चीज़ें आती है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर सेल, ओके, तो अब कहीं ना कहीं इनकी मात्रा में, अब ये वो कब बढ़ेंगे हमारी बॉडी में, जब कोई इन्फेक्शन होगा तो उनके प्रति उनको किल करने के लिए, ओके, तो जैसे टी सेल, बी सेल्स और टी सेल्स का फॉर्मेशन बोन मेरो में हमने पिछले क्लासेस में भी बार बार बताया, तो ज़्यादा नहीं बताएंगे। तो टी लिम्फोसाइट बोन मेरो में होता है, लेकिन वो मैच्योरेशन के लिए, बी लिम्फोसाइट तो वहीं पर मैच्योरेशन होने लगता है और टी लिम्फोसाइट थाइमस में चले जाता है, ठीक है। जो एन किलर नेचुरल सेल्स होती है वो हमारे ब्लड में सर्कुलेट होकर जो भी बैक्टीरिया होते हैं उनको किल, बैक्टीरिया नहीं सॉरी इन्फेक्टेड जो भी पैथोजेंस है, फॉरेन सब्सटेंस बोल सकते हैं हम लोग, उनको किल करते हैं, ओके, तो ये हो जाएंगे हमारे एक्यूट, मतलब सडनली ये देखने को मिलता है, ओके, अगर सडनली हम टी सेल बी सेल का रिएक्शन देखने को मिल जाता है तो टेस्ट के ऊपर पता चलेगा कि ये हमें कैसे पता चलेगा कौन सा टेस्ट उसमें पॉजिटिव आएगा कौन सा नेगेटिव आएगा, ओके। क्रोनिक में क्या है, जो लिम्फ नोड क्या है वो, जैसे हमने इसका बताया कि लंबे समय तक उसका लिम्फोसाइट बढ़ा हुआ ही आ रहा है, तो इस कंडीशन में भी ल्यूकेमिया हो सकता है। आप एक एक करके देखेंगे कि कौन सा टेस्ट पॉजिटिव आएगा, कौन सी चीज़ें इंक्रीज और डिक्रीज होगी। ओके, अब यहाँ टेस्ट की बात करेंगे, ठीक है, ये टेस्ट की आ जाएगा हीमोटोलॉजिकल टेस्ट, ठीक है, जिससे हीमेटो में हमें क्या पता चलेगा, इसकी आरबीसी, आरबीसी काउंट क्या रहेगा इसका, डिक्रीज रहेगा, क्योंकि ल्यूकेमिया हो रहा है, ओके, तो वो क्या होगा, आरबीसी बढ़ेगा नहीं, आरबीसी तो कमी होगा क्योंकि खून की कमी हो रही है, खून में ब्लड इतना इन्फेक्शन हो रहा है, तो आरबीसी कैसे बनेगी, ओके, जो भी न्यूट्रिशन सारा के सारे न्यूट्रिशन तो ये ले रहा है। अब देखो सारे के सारे न्यूट्रिशन कहाँ पर जा रहा है, ल्यूकेमिया, और ल्यूकेमिया का मतलब बेवजह सेल का ग्रोथ हो रहा है, अब बेवजह सेल्स का ग्रोथ होगा तो न्यूट्रिशन कहाँ चले गया, जो बेवजह फालतू का जो ग्रोथ हो रहा है उसमें चले जाएगा, इसलिए इनको न्यूट्रिशन मिलेगा ही नहीं, तो फिर ये कैसे ग्रोथ करेंगे, तो इनका काउंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। प्लेटलेट, प्लेटलेट्स काउंट भी क्या आएगा हमारा, डिक्रीज आएगा, ठीक है, और वजह क्या रहेगी सेम, लेकिन इसमें जो हमारा ईएसआर है,
ESR क्या होगा, ये इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि ESR का फंक्शन क्या होता है, इसीलिए मैं बोलता हूँ थ्योरेटिकल पढ़ो। उधर तो हम आंसर MCQ तो हम लोग मन से बना लेंगे। अगर ये चीज़ें जैसे एक्यूट माइलोम में कुछ भी चीज़ें इसमें से वेरिएशन करके पूछ लिया तो फटाफट उसका आप आंसर दे सकते हो, या एग्जाम में भी या कोई वाइवा में भी पूछ लिया तो फटाफट। इसलिए थ्योरी पढ़ना ज़रूरी होता है। लेकिन MCQ पढ़ के, ये पुराने MCQ पढ़ के किसका भला हुआ है? वो तो एक ऐसे बेसिकली टाइम पास है, मेरे हिसाब से तो एक टाइम पास ही है। ओके, तो हमको थ्योरेटिकल होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव कैसे भी बन गया। अगर एक क्वेश्चन भी इसमें टर्म्स भी गलत हो गया तो पूरा पानी फैल जाएगा। तो ESR क्या आ जाएगा, इंक्रीज। अब ESR इंक्रीज क्यों आएगा, क्योंकि ESR का जो फंक्शन ही होता है इन्फ्लामेशन के लिए। अगर बॉडी में इन्फेक्शन बढ़ेगा या ठीक है इंटर होगा तो ESR तो ऑब्वियसली बढ़ेगा, इरेथ्रोसेडिमेंटेशन रेट बढ़ा हुआ आएगा। WBC की बात करेंगे, WBC काउंट तो ऑब्वियसली इसको तो बढ़ना ही है, WBC काउंट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि इनका तो मेन फंक्शन है इन्फेक्शन के अकॉर्डिंग वो क्या होना, क्योंकि इन्फेक्शन हो रहा है तो वो तो फाइट करेगा ही फाइट करेगा। ओके, अगर इसको किसी किसी में कैंसर ठीक भी हो जाता है, बाय चांस ऐसी कोई मेडिसिन किसी के ऊपर एब्जॉर्ब होने लगे, रेजिस्टेंस करने लगी, ठीक है, सेंस अगर जो कोई मेडिसिन ले रहा है और सेंसिटाइज हो गई और उस जो सेल्स ग्रोथ हो रही थी, ठीक है, अनकंट्रोल, क्योंकि यहाँ पर सेल्स अनकंट्रोल हो जाती है, ऐसी कंडीशन आ जाती है कि जो जो सेल्स होती है वो जो ग्रोथ करती है वो अनकंट्रोल हो जाती है। ओके, हम इसमें लिख लेंगे अनकंट्रोल सेल इन कंडीशन ऑफ ल्यूकेमिया, कि ल्यूकेमिया के सेल्स में एक तो अबनॉर्मल भी हो जाएगी, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा उसका साइज शेप में भी हो जाएगा, और जो उसका ग्रोथ होगा वो भी अनकंट्रोल हो जाएगा। ये मैंने नोट करना भूल गया था कि वो अनकंट्रोल हो जाएगा। क्योंकि ऐसी बहुत सारी बातें हैं, मैं तो जब स्टार्ट करता हूँ तो पूरा अंदर ऐसा समझ में नहीं आता है कि इसमें क्या बताऊँ क्या नहीं, क्योंकि उसमें सब चीज़ें बताने लायक ही है। ओके, तो इसमें WBC काउंट इंक्रीज हो जाएगा। अब उसमें हम केमिस्ट्री टेस्ट करते हैं, ये तो हमारा हेमेटोलॉजिकल टेस्ट हो गया। अब केमिस्ट्री टेस्ट करके देखेंगे तो उसमें 3 टेस्ट हमारे मेन होते हैं। ओके, सूडान बी ब्लॉक रिएक्शन देखेंगे, तीसरी है एसिड फास्फेटेज रिएक्शन एंड एक पास रिएक्शन। ठीक है, इसको हम APR बोलते हैं, एसिड फास्फेटेज रिएक्शन। अब ये देखेंगे कौन पॉजिटिव आएगा कौन नेगेटिव आएगा। बाकी इसमें तो हमें कुछ लेकिन हो रहा है, लेकिन इससे हम लोग बोल नहीं सकते कि ल्यूकेमिया हुआ है या तुम्हें ब्लड कैंसर है, इससे नहीं, हमें पूरा कंफर्म करना होता है। ओके, तो इसमें जो पास है ये पॉजिटिव आएगा। ओके, जो एसिड फास्फेटेज है वो नेगेटिव आएगा, और सूडान बी ब्लॉक जो रिएक्शंस है वो हमारी पॉजिटिव आएगी। तो ये चीज़ें हमें नोट्स करना होता है। ओके, ये चीज़ें हमें नोट्स करना होगा। ओके, एक्यूट माइलोड में और क्या चीज़, ये तो उसके हमें रिएक्शन से पता चल रहा है। अब इसमें सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, नाक से ब्लीडिंग होना। ओके, अगर किसी का नाक से ब्लीडिंग हो रही है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपिटैक्सिस, ठीक है, एपिटैक्सिस बोलते हैं, उसका नाक से जो ब्लीडिंग आती है, अधिकतर ये गर्मियों में देखने को मिलता है। लेकिन अगर ठंड में भी या कुछ भी कोई सा भी मौसम हो, अगर बार बार ये कंडीशन हो रही है, ओके, तो भी इसके चांसेस हो सकते हैं। ओके, ये सारी चीज़ें नोट जरूर कर लेना है। अब इसमें से देखो एक चीज़ और नोटिस करने वाली है इसमें, जिससे अगर ये होता है, ये सारी चीज़ें तो हम लोग देख सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, नोज ब्लीडिंग, ठीक है, हेपेटोमेगाली, स्प्लीनो,
स्प्लीनोमेगाली, ठीक है, ये डिसऑर्डर है। अब हेपेटो मतलब हेपेटाइटिस में क्या हो रहा है, हेपेटाइटिस में हेपेटाइटिस जो हेपेटिक सेल से, स्प्लीन से, क्योंकि ब्लड का जो मेन होता है तो उनकी जो अहम इंपॉर्टेंट रोल्स होते हैं वो हेपेटाइटिस भी करता है, हेपेटिक मतलब लीवर भी करता है और स्प्लीन भी करता है, इसलिए वो भी डैमेज होंगे। ओके, बस अगर इसमें थोड़ी बहुत भी चीजें समझ जाओगे ना तो बहुत इजी लगेगा। उसी प्रकार एक्यूट माइलोइड की बात करेंगे। ओके, सॉरी क्रोनिक, अब हमने स्टेप बाय स्टेप ही पढ़ लेते हैं। एक्यूट तो हो गया हमारा, आप पढ़ते हम लोग क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया। अब क्रोनिक की कंडीशंस में क्या होगा, अब मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, हालांकि चलो इसको तो मैं यही लिख देता हूँ। अब क्रोनिक की कंडीशन में कौन बढ़ेगा और कौन घटेगा। तो क्रोनिक की कंडीशन में भी आरबीसी के ऊपर तो कोई फर्क नहीं आएगा, आरबीसी इसमें भी डिक्रीज ही रहेगी, प्लेटलेट भी डिक्रीज रहेगी। ओके, प्लेटलेट इसमें नॉर्मल हो जाती है। ओके, प्लेटलेट क्यों नॉर्मल हो जाती है इसमें, प्लेटलेट यहाँ पर डिक्रीज नहीं होगा, प्लेटलेट का क्योंकि जो बहुत लंबे समय का बोल रहा है। ओके, तो वो एवरेज प्लेटलेट का उसका उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है इसमें। तो अगर बहुत ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ रहा है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हमारा प्लेटलेट को ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होगा, ये हमारा नॉर्मल कंडीशन में होगा। बाकी दोनों सेम तो क्या रहेगा, ये सर इन्फ्लामेशन है, भले पुराना हो या नया हो, इन्फ्लामेशन तो इन्फेक्शन तो है, तो ये तो हमारा इंक्रीज होगा। बस इसमें सिर्फ प्लेटलेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डब्ल्यूबीसी भी क्या हो जाएगी हमारे इंक्रीज, क्योंकि ये इन्फेक्शन से। ओके, बाकी इसमें जो हमने टेस्ट पढ़ा था सुडान, सुडान बी रिएक्शन या बी ब्लॉक रिएक्शन बोल सकते हैं हम लोग, बी रिएक्शन सीधा बोल सकते हैं, एंड एसिड फास्फेज रिएक्शन, वो क्या था हमारा पास, पीरियोडिक एसिड स्टिफ, इनको हम लोग शॉर्ट में पास रिएक्शन बोलते हैं, जो कि हम लोग फैट, कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोजन इनके लिए देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें भी इसका कलर, इसकी अमाउंट वो देखने के लिए हम लोग पास रिएक्शन करते हैं। ओके, तो इसमें जो सुडान बी ब्लॉक क्या आएगा हमारा, ये नेगेटिव आएगा। ये नेगेटिव रिएक्शन, लेकिन जो एसिड फास्फेट रहेगा हमारा पॉजिटिव, ये भी रहेगा हमारा नेगेटिव। ठीक है, तो बाकी तो सारी चीजें यही रहेगी। ये किस कंडीशन में, क्रोनिक सेकेंड। ओके, अब इसमें उसमें कुछ वेरिएशन हो जाएगी, इसमें ये नोज ब्लीडिंग, मेगाली, स्प्लिनोमेगाली, लेकिन इसमें कुछ हो जाएगा स्टेरनम में, इसमें पेन होने लगता है। ठीक है, जिसमें छाती में दर्द होने, सीने में दर्द होते हैं, तो जो हमारा स्टर्नम है चेस्ट में, ओके, उसमें भी हमें पेन होने लगता है। एक लंबे समय तक फीवर का ठीक ही नहीं होना, क्योंकि इन्फेक्शन हो रहा है तो हमारा जो फीवर भी क्या रहेगा, वो ठीक ही नहीं होगा, क्योंकि क्रोनिक कंडीशन है। तो फीवर वो समटाइम्स के लिए तो फीवर ठीक हो जाता है, बट वो लॉन्ग टाइम तक बना रहता है हमारी बॉडी में। तो ये से कुछ ऐड हो जाएंगे इसमें। ओके, ऐड होते जाएंगे। अब हाँ, इसमें एक चीज और नोटिस करेंगे, इसमें जो देखो जहाँ पर माइलोड आएगा तो उसमें क्या होगा, जो माइलोसाइड, हालांकि हमने डब्ल्यूबीसी मेंशन कर दी, लेकिन इसमें और अपन लिख सकते हैं इसमें कि जो माइलोड है उसमें न्यूट्रोफिलिया, ठीक है, न्यूट्रोफिल, इजिनोफिल,
और बेसोफिल, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी इनके। अगर हम डीएलसी भी करके देखेंगे, डीएलसी की कंडीशन में भी ये चीज़ें इंक्रीज आ जाएगा। ओके, तो ये तो समझने वाली बात है। अगर माइलोसाइड आ गया तो माइलोसाइड की जो पूरी सीरीज है 3, लिम्फोसाइड में तो 1 2 3 ही चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगा। ओके, और उनका जो साइज भी टीएलसी में भी इंक्रीज आएगा और डीएलसी में भी इंक्रीज आएगा। अगर किसी को टीएलसी और डीएलसी का देखना तो जो प्रीवियस लेक्चर देख सकते हो, उसमें पूरा टीएलसी डीएलसी समझाया गया है। ओके, अब जो हमारा आएगा नेक्स्ट आएगा वो एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकेमिया। ओके, जिसे हमने अभी शॉर्ट फॉर्म लिखा था AL ALL, एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकेमिया। इसमें इनकी बात करेंगे तो इसमें आरबीसी भी सेम ही चीज रहेगी। ओके, लेकिन इसमें एक चीज होगी जो डब्ल्यूबीसी होगी। ओके, उसमें कुछ मात्रा में ये, मतलब कुछ मात्रा में ये डिक्रीज दिखाई देगी, मतलब सब नॉर्मली दिखाई देती है, ज़्यादा कम भी नहीं दिखाई देगी। लेकिन ये इसको हम बोल सकते हैं सम, ठीक है, सम काउंट इज नॉर्मल। अब ये सम काउंट इन्फेक्शन तो हो रहा है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन अफेक्टेड किसको कर रहा है। ओके, तो लिम्फोसाइट क्या है, लिम्फोसाइट एक सीरीज ही अलग है, तो ये उसी क्या पार्ट्स को इफेक्टेड कर रही है। तो सबसे ज्यादा मात्रा में लिम्फोइड, क्योंकि लिम्फोइड एक खुद एंटीबॉडी का काम कर रहा है। ओके, जैसे हमने क्या बताया था कि लिम्फोसाइट मतलब क्या होता है, वो खुद ही, इसीलिए सम काउंट इसके नॉर्मल आ रहे हैं, क्योंकि पूरा की पूरा भार इसके ऊपर नहीं है, पूरा की पूरा भार जो बर्डन है वो किसके ऊपर चले गया, वो लिम्फोसाइट के ऊपर चले गया। तो वो कुछ मात्रा में ये इस कंडीशन में हमें नॉर्मल देखने को मिलती है। और इसमें इसमें सिर्फ जो सुडान सुडान बी ब्लॉक है वो पॉजिटिव आएगा। इसमें दो चीजें पॉजिटिव आएगा और ये नेगेटिव आएगा। ये नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिलेगी और सुडान बी ब्लॉक पॉजिटिव। अब किसी के मन में ये भी आ रहा है कि ये पॉजिटिव नेगेटिव ये कैसे लगाते हैं। ओके, तो ये एक हमारे बायोलॉजिकल एक टेस्ट भी होते हैं, स्टेंट भी होते हैं, स्टेंट करके भी हम लोग इसका कलर देखते हैं। ओके, जैसे सुडान बी ब्लॉक का कलर देखेंगे हम, तो जो एक टिश्यू, जब हम टिश्यू प्रोसेसिंग करेंगे पूरी, तो हमें ये टिश्यू में देखने, क्योंकि जो कैंसर का इलाज हम इनके ये इसके तो सिर्फ हमको पता चलेगा कि इसमें है, लेकिन कंफर्मेटरी के लिए क्या करते हैं हम, टिश्यू एग्जामिनेशन करना होता है, ठीक है, जो कि हिस्टोलॉजी में हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। तो उसको हम पूरी टिश्यू प्रोसेसिंग करेंगे और उसके बाद में ये वाली जो टेक्निक यूज करेंगे सुडान बी ब्लॉक, और उसमें टिश्यू का कलर देखेंगे कि किस कलर का, रेड कलर का, ब्लू कलर का है या एबनॉर्मल हो रहा है उसमें। तो जो टिश्यू की जो साइज सेब है उससे हमें पता चलेगा कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अगर नॉर्मल साइज से वो ज़्यादा इंक्रीज है या डिक्रीज है तो हम पॉजिटिव बोल सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं। अब इसमें भी हम कलर ही देखते हैं फर्स्ट इंस्टेंस में, जैसे ग्लाइकोजेंस हुआ तो ग्लाइकोजेंस का कलर नॉर्मल किस टाइप का होता है, अबनॉर्मल। अब अबनॉर्मल होगा तो वो तो पॉजिटिव, नॉर्मल होगा तो नेगेटिव। इस तरीके से हम लोग इनके टेस्ट पता करते हैं। ठीक है, अब इसमें एक ही चीज़ें बदल जाएगी, एक ही जगह क्रोनिक हो जाएगा और एक ही जगह सी हो जाएगा। बस थोड़ा दिमाग, क्योंकि आजकल का जो जमाना है वो हार्ड वर्क का नहीं है, स्मार्ट वर्क का है। इसलिए जो पढ़ाई भी हम लोग कर रहे हैं, हम पागलों की तरह पढ़ाई नहीं करने हैं कि एमसीक्यू रटते जा रहे हैं या थ्योरिटिकल पढ़ते जा रहे हैं। इसमें से हमें खुद से एक सवाल करने हैं कि क्या जो हम लोग थ्योरिटिकल पढ़ रहे हैं
वो हमारे कुछ काम का है या हमारे दिमाग में रह रहा है? बहुत सारा थ्योरेटिकल पढ़ने के बाद भी देखो ऐसी पढ़ाई कोई काम की नहीं है। इसलिए हम लोग वही चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ जो दिमाग में रहें, और यही चीज़ आप पेपर में भी बैठ के आओगे, ओके, वहाँ पर भी आप इसको फाइंड आउट करेंगे। देखो एक कहावत है, वो एक जो गाना लिखा है वो गाना कहीं गलत नहीं होता है अगर हम सही ले तो। वो पढ़ाई में भी हमारे जो क्या होता है वो नज़र के सामने जिगर के पास, लेकिन दिल में नहीं आता है। ओके, जैसे हम पेपर में बैठते हैं, हमारे नज़र के सामने क्वेश्चन रहता है, ओके, हमारे जिगर में भी रहता है, लेकिन हम उसको दिल से लिख नहीं पाते। ठीक है, तो गाने भी कभी कभी हमारे ऊपर मैच कर जाते हैं। तो इसलिए नज़र के सामने जिगर के पास तो रहता है, लेकिन धक धक करने के कारण वो दिल में नहीं आता। पेपर में हम लोग पूरा पढ़ने के बाद भी भूल जाते हैं। ओके, तो याद रखियो ये सारी चीजें। क्रोनिक, ओके, अब क्रोनिक बदल जाता है तो उसमें ये कुछ चीजें देखो, ये चीजें तो नहीं बदलेगी। अब यहाँ की जगह क्रोनिक आ रहा है, क्रोनिक इन्फेक्शन आ रहा है, तो इसमें तो आरबीसी बिल्कुल नॉर्मल रहेगी। इसमें सम नहीं, ये पूरी तरह से नॉर्मल ही रहेगी, क्योंकि और भी ज़्यादा क्रोनिक कंडीशन में चले गया। जो टेस्ट होंगे वो क्या हो जाएगा, हमारा जो ग्लाइकोजन है, ठीक है, ये सारी चीज़ें नेगेटिव देखने को मिलेगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें नेगेटिव देखने मिलेगी, क्योंकि बहुत ही क्रोनिक कंडीशन है। सॉरी, एक ही चीज़ है, ये सूडान बी ब्लॉक तो उसमें हमें दिखेगा ही, क्योंकि सूडान बी भी टिश्यू कटिंग करके ये टिश्यू की माइक्रोस्कोपिक करते हैं, तो इसमें पॉजिटिव देखने को मिलता है। बाकी ये ग्लाइकोजन तो हमें नहीं दिख पाता। अगर क्रोनिक डिजीज हो तो ये ऐसे फास्टिक है, ये हमें नेगेटिव दिखाई देते हैं, कि इनके ऊपर ज़्यादा अफेक्ट नहीं पड़ता है। बाकी इसके साथ साथ में ये तो हो जाएगा, हमारा एच भी डिक्रीज हो जाएगा, एच बी जो कंसनट्रेशन वो डिक्रीज हो जाएगा, हमारी पूरी टीएलसी डिक्रीज हो जाएगी। अब सॉरी, टीएलसी क्या हो जाएगी, इसमें इंक्रीज हो जाएगी। टीएलसी तो हमारे यहाँ बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से हमारे जो रहेगा, अगर अच्छे से समझोगे तो बिल्कुल इस तरीके से एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है, ऐसा कि सब खिचड़ी टाइप का नहीं पढ़ना पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा। ओके, बिना मेहनत का कुछ नहीं होगा। इसलिए वो एक और कहावत याद आ गई है, क्योंकि अगर हम जवानी में मेहनत करेंगे, ओके, अगर हम जवानी में मेहनत करेंगे तो बुढ़ापे की जिंदगानी अच्छे से कट जाएगी। अगर हम जवानी में जो जवानी की जो जिंदगानी है उसको हम मौज करने में लग गए तो बुढ़ापा तो फिर आप समझ ही सकते हो। इसलिए अभी आप लोगों के पास टाइम है, तो अभी मेहनत कर लीजिए, तो आगे आप आई होप कि आप थोड़ा अच्छी जिंदगी कट जाए। ओके, एमसीक्यूज की ओर चलते हैं कि इसमें से हम किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो दो फॉलोइंग कंडीशन आर एम एल एक्सेप्ट ऑफ वन, सभी कंडीशन में, ओके, इसमें से नीचे गई जो कंडीशन है वो सभी वो एम एल की है, एक को छोड़कर। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि उसमें क्या होगा, आरबीसी क्या होगी, आरबीसी डिक्रीज होगी, यस बिल्कुल आरबीसी डिक्रीज होगी। प्लेटलेट काउंटिंग नॉर्मल होगा, बिल्कुल नॉर्मल होगा। उसमें टीएलसी इंक्रीज होगी, बिल्कुल इंक्रीज होगी। लेकिन जो एएसआर क्या यहाँ पर डिक्रीज लिख दिया, तो एएसआर डिक्रीज नहीं होता, एएसआर इंक्रीज होता है, तो हमारा आंसर राइट बी हो जाएगा। देखो अगर इस तरीके से पढ़ लोगे तो इसके आंसर आप फटाफट दे पाओगे। अगर इसमें कुछ एक ही जगह सी भी कर देगा, ओके, तो भी तुम्हारा आंसर खेल खत्म हो जाएगा। बस इंक्रीज और डिक्रीज यही तो एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, वरना आप ऑब्जेक्टिव पढ़ के कौन सा बना होगा। ऑब्जेक्टिव में एक शब्द भी चेंज कर दिया। इसलिए मैं बोलता हूँ थोड़ा थ्योरेटिकल भी पढ़ो, अच्छी बात है जो ऑब्जेक्टिव पढ़ के जो उनके दिमाग में रह जाते, लेकिन कितने रखोगे। इन एडल्ट मोस्टली बोन मेरो एस्पायरेशन आर टेकन फ्रॉम, ठीक है, सबसे मोस्टली पूछा गया है। हालांकि करते तो सभी से, स्टर्नम से भी कर लेते, पोस्टीरियर इलेक्स से भी, एंटीरियर कहीं से भी लिख सकते एक को छोड़कर, लेकिन मोस्टली पूछा गया। तो मोस्टली आई होप कि सभी ने, जैसे अभी पिछली बार और भी बच्चे अभी जुड़ चुके हैं, ओके, अमित मालाकार, नरेंद्र रावत, मुकेश रावत, ओके, मुकाम रावत, रवि श्रीवास, ये बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया। प्रीतम जी ने आंसर सही किया है,
ओके, यादव जी ने, अनुराग यादव जी ने आंसर सही किया है। तो बहुत सारे बच्चों अभी जुड़ चुके हैं, वो इंटरेस्टेड ले रहे हैं इस तरीके की स्टडी में, क्योंकि उनको भी लग रहा है कि हाँ नहीं यार ये चीज़ें, यही चीज़ें हैं जो हमको थोड़ा सपोर्ट कर जाएगी। क्योंकि तो आप लोग भी इसके साथ में थोड़ा आगे बढ़े तो आई होप कि मज़ा आएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आपको तो कमेंट्स में करके बताना ही बताना है। ओके, जैसे भी बाकी कैंडिडेट्स बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो आप लोग भी रिस्पॉन्स ज़रूर करें। ओके, इसका जो आंसर है आई होप कि सभी को पता चल ही गया होगा, अगर नहीं पता चला तो इसका हम राइट आंसर बताएंगे। ओके, जैसे बच्चों में अगर चाइल्ड की बात की जाएगी, देखो इसको और घुमा सकता है, चाइल्ड की का पूछ सकता है। तो चाइल्ड में सबसे जो मोस्ट कॉमन एरिया होता है एस्पायरेशन का, तो वो हमारा स्टर्नम। ओके, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, एडल्ट बोल दिया, तो एडल्ट का हम कहाँ से लेंगे, पोस्टीरियर इलियाइक क्रेस्ट, पोस्टीरियर, एंटीरियर से नहीं लेंगे। ओके, पोस्टीरियर, अब क्रेमियम से तो लेना संभव है ही नहीं। विच इज द टर्म्स यूज, ब्लीडिंग फ्रॉम नोज। ओके, वही बात आ गई, अगर नाक से अगर ब्लीडिंग हो रही है उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, तो एपिडेमिक, ये तो महामारी है। ओके, अच्छे से पढ़ेंगे तो इसको तो पहले ही कट कर जाएंगे। एपिफाइसिस और डायफाइसिस ये आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, ये बोन्स में। ठीक है, इस तरह की बोन्स है, तो ये दो चीजें, ये क्या हो जाएगा, एपिफाइसिस। ओके, ये एपिफाइसिस जो बीच का है तो वो हमारा होगा डायफाइसिस, तो ये भी दो हमारे कट, तो एपिटैक्सिस बोलते हैं। ओके, तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। Which is following seen by myeloid leukemia reaction? ओके, माइलोइड में कौन सी रिएक्शन देखने को मिल सकती है, या किस कंडीशन में किस कंडीशन, नीचे दिए गए किस कंडीशन में हमें माइलोइड ल्यूकेमिया देखने को मिलता है, सीन। तो बर्नी की कंडीशन में, ट्यूबरकुलोसिस में, पर्ट्यूसिस में, या कोलेरा में। ओके, आई होप इधर तो कोई जाएगा नहीं, पर्ट्यूसिस क्या है, या वूपिंग कफ है जो माइलोइड से कोई लेना देना नहीं है। कोलेरा एक विब्रियो कोलेरा बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है, इससे भी कोई लेना देना नहीं है। ट्यूबरकुलोसिस की बात, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, हालांकि ये भी टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होने वाला है, लेकिन इसके कंडीशन में जो लिम्फोइड है, ओके, लिम्फोसाइड है, ये बढ़ जाता है, ये लिम्फोसाइड को बहुत डेंजरस तरीके से वो इफेक्ट करता है। तो हमारा ये भी हम आंसर करें, तो बर्निंग कंडीशन में हमारा माइलोइड देखने को मिलता है। ओके, पेटेंट्स ऑफ ACTH, ठीक है, एड्रीनोकोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन एंड स्टेरॉइड टीट हैज स्टेज, किस स्टेज में हमें ये सारी चीजें देखने को मिलती है, लिम्फोसाइटोसिस में, मोनोसाइटोसिस में, लिम्फोपेनिया में, या मोनोसाइटोपेनिया में। तो इसका आंसर आपको कमेंट्स करके जरूर बताना है, सभी लोग जरूर कमेंट्स करें। ओके, अगर अच्छे से समझ में आ रहा होगा तो इसका आंसर बहुत ही इजी से आप दे पाओगे कि इसका आंसर क्या हो गया। ओके, तो जल्दी नेक्स्ट लेक्चर लेके आ रहे हैं हम लोग। इसी तरह से आप लोग सपोर्ट बनाए रखें, बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दें, ताकि उनको भी इस तरीके की स्टडी अवेलेबल हो सके। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा सभी ग्रुप में आप लोग शेयर कर लें और लाइक कर दें। धन्यवाद।